होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है बेटा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो आरबीएससी बोर्ड से हैं, ठीक है। तो उनके लिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हम बेटा पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी। नाम से पता चल रहा है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है कि जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है बेटा? जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो उस आवेश के जो गुणधर्म होंगे, उनके बारे में जो स्टडी होगी, उनका जो अध्ययन होगा, वो किसके अंदर होता है? स्थिर वैद्युतिकी के अंदर होता है। यानी स्थिर वैद्युतिकी को अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है बेटा स्थिर वैद्युतिकी नाम कैसे पड़ा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखते हैं हम आगे। देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी की। स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलके बना है बेटा। कितने वर्ड मिलके बना है बेटा? दो वर्ड से मिलके बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है बेटा, मैंने यहाँ लिख रखा है इलेक्ट्रो, यानी इलेक्ट्रो को हम बोलते हैं बेटा चार्ज या आवेश, ठीक है। और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर अवस्था, एट रेस्ट। जब आवेश स्थिर अवस्था में होगा तो इसके बारे में जो स्टडी की जाएगी वो किसके अंदर की जाएगी? स्थिर वैद्युतिकी के अंदर की जाएगी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर की जाएगी। नेक्स्ट, उसके बाद अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन बहुत ईजी है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। यानी जिसके अंदर स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, ठीक है। अब स्थिर वैद्युतिकी को यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट है इलेक्ट्रो, सेकंड है स्टैटिक्स, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है बेटा, हमारे पास एक टर्म आती है आवेश, ठीक है। तो आवेश होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो इसका मैं प्रैक्टिकली आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपने एक कंघा लिया होगा, आपने जब आप छोटे थे तो आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे, आप देखते थे कि इससे क्या होता है। तो आपने एक कंघा लिया, कंघे को जब रब किया, या मान लीजिए स्केल ले लिया आपने, प्लास्टिक का जो स्केल आता है मेजरमेंट के लिए, उस स्केल को आपने रब किया, यानी आपके हेयर्स जो हैं बालों के बीच में और उस स्केल के बीच में आपने क्या करवाया? फ्रिक्शन करवाया। तो आपने देखा जब छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास आप लेके जाते हैं तो वो स्केल उन कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी गुण को, यानी उन छोटे छोटे टुकड़ों को, यानी जो छोटी वस्तुएं हैं, छोटे तिनके, कागज़, कुछ भी है, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि घर्षण के कारण हमारे बालों और स्केल पे जब फ्रिक्शन हुआ, घर्षण हुआ, उसके कारण उस स्केल के ऊपर आवेश उत्पन्न हो गया, जिसके कारण क्या हो रहा है बेटा? वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश की डेफिनेशन क्या होगी? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। या तो वो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करे या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करे, या फिर अनुभव करता है, या क्या करता है बेटा? अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अगर और डेफिनेशन अगर आप इसकी देना चाहते हो तो क्या दे सकते हो? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है, ठीक है। वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखता है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उस वस्तु का वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन अगर आप चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ। तो देखो क्या होती है? वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखता है, ठीक है। यानी वैद्युत आवेश क्या है? हल्की वस्तुओं को, हल्की वस्तुएं कौन सी हो गई बेटा?
कागज़ के टुकड़े, तिनके, बहुत सारी चीज़ें हो गई, हल्की हल्की मिट्टी के कण, ठीक है, छोटे छोटे मिट्टी के कण, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, ठीक है, किसी भी वस्तु के अंदर होगा। अगर मैं बात करूं मेरे अंदर आवेश, तो मेरे अंदर भी आवेश है, मेरी बॉडी की सरफेस के ऊपर, मतलब मेरी बॉडी के ऊपर भी क्या है बेटा, आवेश है। इस ब्लैक बोर्ड के, इस वाइट बोर्ड के ऊपर भी अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर भी आवेश है। एवरीथिंग, अगर हम बात करें किसी भी प्रकृति में जो भी वस्तु अवेलेबल है, उस वस्तु के ऊपर आवेश जरूर होगा, ठीक है। ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जिसके ऊपर आवेश नहीं होगा, सभी वस्तुओं के ऊपर क्या होता है बेटा, आवेश होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश क्या होता है, ठीक है। अब आवेश के उदाहरण क्या है बेटा, आकाश में जब बिजली चमकती है, कड़कती है, तो आपने देखा होगा चिंगारी से उठती, ठीक है। वो क्यों उठती है, जब बादलों के बीच में क्या होगा बेटा, घर्षण होगा। जब बादलों के बीच में घर्षण हो रहा है तो उससे क्या होगा बेटा, चार्ज रिलीज होगा, बहुत लार्ज अमाउंट में चार्ज रिलीज होता है, ठीक है, और वो धरती के ऊपर आता है। धरती की कैपेसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, जो चार्ज को क्या कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है, यानी अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, ठीक है। तो यानी बादलों के बीच में जब घर्षण होता है तब भी क्या होता है बेटा, आवेश जनरेट होता है, जो बहुत लार्ज अमाउंट पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आवेशित कंघे से कागज के टुकड़े चिपकना। जब आवेशित कंघे को, आवेशित कंघा, आवेशित कैसे करूंगा उसको, जब मैं बालों से रगड़ूंगा उस कंघे को और कागज के टुकड़ों के पास लेके जाऊंगा तो वो उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ये क्या हो गई बेटा, आवेश के कुछ उदाहरण हो गए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार को समझने के लिए आपको पता होगा कि आवेश कितने प्रकार का होता है, ठीक है। देखेंगे आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेश बेटा मोस्टली दो टाइप का होता है, ठीक है, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। पहला होता है धनावेश, दूसरा होता है बेटा ऋणावेश, ठीक है। पहला कौन सा होता है, ऋणावेश, दूसरा होता है धनावेश। दोनों में क्या है सिमिलरिटीज, वो मैं बात कर लेता हूँ। इसको समझने के लिए आप देखेंगे, पहले आपने लिया बेटा सोडियम, ठीक है। सोडियम कितने नंबर पे आता है बेटा, 11 नंबर पे आता है, ठीक है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, प्रोटॉन कितने हैं, 11, ठीक है। जब अब 11 11 है, अब इसकी वैलेंसी को जब आप सेट करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं तो 2 8 और 1 यही बचता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है बेटा, ज़्यादा है, तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है अपनी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, अपने को स्टेबल करने के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, त्याग दिया। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, और प्रोटॉन वो के वो हैं कितने हैं बेटा, 11। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने की कमी हो रही है बेटा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कितनी कमी हो रही है, 1 की हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस सोडियम को जब बात कर रहे हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी इलेक्ट्रॉन का त्यागना, जब इलेक्ट्रॉन का त्यागना हो रहा है उसे क्या कहते हैं हम, धनावेश, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, धनावेश कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है बेटा, +1 का डिफरेंस है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर कितना है, 11, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। ये तो अपना बैलेंस हो चुका है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की अभी भी इसके ऊपर क्या है बेटा, ज़्यादा है, अधिकता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, धनावेश। फिर मैं बात करता हूँ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन कितने नंबर पे आता है बेटा, 17 पे आता है, तो 2 8 7, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 17 और प्रोटॉन भी कितने होते हैं बेटा, 17। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो अब क्लोरीन क्या कर सकता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, दे नहीं सकता वो 7 इलेक्ट्रॉन, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर आएगा तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उसके ऊपर आ जाता है बेटा ऋणावेश, और जब कोई वस्तु त्यागती है इलेक्ट्रॉन तो उस वस्तु पे आ जाता है धनावेश, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लोरीन पे कितना आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 18, प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 17। कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। जब 1 की कमी हो रही है इसके पास, तो इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है बेटा, ऋणावेश। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है बेटा, ऋणावेश
आ जाता है, और जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस पर कौन सा आ जाता है, धनावेश आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से आवेश को आपने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में। आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 भागों में, 2 प्रकार का होता है। पहला है धनावेश, दूसरा है बेटा ऋणावेश। फर्स्ट है धनावेश, दूसरा है ऋणावेश। धनावेश किसे कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्यागना और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ठीक है। तो यहाँ पे धनावेश और ऋणावेश का पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन को जब आप त्यागते हैं तो उसके ऊपर क्या आएगा बेटा, धनावेश। जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है कोई वस्तु, जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे वस्तु के द्वारा तो उसके ऊपर धनावेश आएगा, और जब ग्रहण किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो उस पर कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं आवेश की कुछ बातें हैं, जैसे आवेश के एसआई मात्रक की, आवेश का एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक क्या होता है बेटा, इसका कूलाम। क्या होता है बेटा, कूलाम, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। अगर मैं इसके सीजीएस मात्रक की बात करूं तो सीजीएस मात्रक होता है इसका स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन, ठीक है। तो ये तो हो गई बेटा स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन किसकी यूनिट, सीजीएस मात्रक हो गया आवेश का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आवेश का सीजीएस मात्रक बताइए तो आप क्या बता के आएंगे बेटा, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन बता के आएंगे। अगर मैं बात करूं 1 कूलाम के अंदर, 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10 की घात, 10 की घात कितना होगा बेटा, यहाँ पे 9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युतिकी मात्रक, ठीक है। तो ये अगर आपसे रिलेशन पूछ लिया जाए तो आप ये लिख के आएंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अब आवेश की विमा की, तो आवेश की विमा क्या होती है वो भी हम डिस्कशन कर लेते हैं उसके बारे में भी। विमा, आवेश की विमा कैसे निकालेंगे, आपने पढ़ा है धारा I बराबर Q/T, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने कि I बराबर Q/T, आवेश बटा समय। तो अगर मैं Q बराबर लिखूं तो I × T। I का मात्रक क्या होता है बेटा, आपने 11th में पढ़ा होगा A1, टाइम का क्या होता है T1। तो ये किसकी विमा हो गई, आवेश की विमा हो गई, ठीक है। फिर मैं बात करूं इस पे, जो कूलाम होता है बेटा, कूलाम बहुत बड़ी यूनिट है। तो अगर इसकी छोटी यूनिट की मैं बात करूं तो इसकी छोटी यूनिट क्या होगी, एक तो जैसे सीजीएस यूनिट की मैं बात करता हूं तो सीजीएस यूनिट में स्टेट कूलाम हो गई। अगर और छोटी यूनिट लिखते हैं तो 1 माइक्रो कूलाम इक्वल होता है 10⁻⁻6 कूलाम, 1 नैनो कूलाम इक्वल 10⁻⁹ कूलाम, 1 पीको कूलाम इक्वल 10⁻⁻12 कूलाम। तो ये बहुत छोटी यूनिट्स हो गई जिनको हम न्यूमेरिकल्स वैल्यू जो होगी आपके पास उनमें हम इनको देखेंगे, ठीक है। फिर आता है बेटा आपके पास सबसे बड़ी यूनिट, सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बेटा, फैराडे होता है। कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 यानी अध्याय आपका 4 जो है, कौन सा, चालक की धारिता, उसमें क्या है बेटा, फैराडे, ठीक है, मतलब फेराड है उसके अंदर, ठीक है। तो फेराड नहीं है, ये फैराडे है। तो अगर मैं बात करूँ एक फेराडे के अंदर, तो एक फेराडे के अंदर 96500 कूलाम आवेश होता है, और ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये आवेश का पूरा कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आवेश के गुणधर्म के बारे में बात, आवेश के गुणधर्म कौन कौन से होंगे, ठीक है। उसके बाद करेंगे आवेश कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, उसकी विधियाँ कौन कौन सी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हर टॉपिक का अलग से वीडियो बनेगा जिसमें आपको अच्छे से क्लियर किया जाएगा, हर टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। कंटिन्यू बने रहना वीडियो के अंदर, ठीक है। और आगे जैसे जैसे आपके पास वीडियो आते जाते हैं उनको देखते चलिए और आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।